ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे विच डील्स विद द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। इसमें हम देखेंगे स्टार्टिंग से जैसे ही इंडिपेंडेंस हमको मिल जाता है उसके बाद किस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स होता है और किस तरह से हमारा इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है वो इवॉल्व होना शुरू होता है। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसली स्टेट से और धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमने किस तरह से सिक्किम को एक्वायर किया, पुडुचेरी को, और किस तरह से अलग अलग स्टेट्स जो थी वो आपस में बाइफरकेट हुई लिंग्विस्टिक बेसिस पे और अदर बेसिस पे। ऑलराइट, लेट अस स्टार्ट। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। At the time of independence, India comprised two categories of political units, namely British powers and the princely states. अब जैसे ही हमको इंडिपेंडेंस मिलती है 1947 के अंदर तो दो डोमिनियंस बनते हैं। ठीक है, एक तो इंडियन डोमिनियन या फिर डोमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तानियन डोमिनियन या फिर डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। इनके अलावा कुछ ऐसी जगह होती हैं जो डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर नहीं होती, उनको हम प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं। तो बेसिकली दो एरियाज थे डिवीजन के। सबसे पहले जो थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, यानी कि वो एरियाज जो डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट, वहाँ पे उनका डायरेक्ट कंट्रोल था। और दूसरे रजवाड़ाज या फिर प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रिंसली स्टेट्स जो थे वहाँ पे इंटरनली तो ऑटोनॉमी थी जो प्रिंसेस की थी, बट जो सुप्रीमेसी थी या जो पैरामाउंट थी वो ब्रिटिश की थी। यहाँ पे भी ऑफिशियली जो है नॉमिनली तो ब्रिटिश रूल ही कर रहे थे, बट एक तरह से इंटरनल ऑटोनॉमी दे रखी थी प्रिंसेस को या फिर राजास को। ठीक है, तो दो यूनिट्स हो गए, तो ब्रिटिश प्रोविंसेस या फिर ब्रिटिश स्टेट्स, राइट, जो डायरेक्ट रूल के अंदर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स, राइट, अंडर द रूल ऑफ नेटिव प्रिंसेस बट सब्जेक्ट टू पैरामाउंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। यानी कि ऑल्दो यहाँ पे प्रिंसेस रूल कर रहे थे, रूलर्स रूल कर रहे थे, बट उन्होंने ये डील साइन कर रखी थी कि उनका जो सुप्रीम हेड है, जो पैरामाउंसी है, वो ब्रिटिश क्राउन ही है। ठीक है, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 क्रिएटेड टू इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को जो था उसने क्या किया, दो अलग अलग डोमिनियंस बनाया। मैंने अभी आपको बताया कि एक पाकिस्तान का डोमिनियन और इंडिया का डोमिनियन। डोमिनियन इसलिए क्यों, अभी तक हम कंप्लीटली सॉवरेन नहीं होते, क्योंकि हम दोनों डोमिनियंस का अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, उसका कमेंसमेंट हो जाता है, हम डोमिनियन से सॉवरेन बन जाते हैं। और वो हम कब बनते हैं, 26 जनवरी 1950 को। तो आप ये देख लीजिएगा, अभी तक हम जो है स्टार्टिंग से लेके 15 अगस्त 1947 तक कॉलोनी थे। 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जैन 1950 तक हम एक डोमिनियन थे, और 26 जैन 1950 से हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट या सॉवरेन हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दो अलग अलग डोमिनियंस तो बना दिए, इंडिया और पाकिस्तान के डोमिनियन। उसके अलावा जो बची हुई स्टेट्स थी, ये इंडियन और पाकिस्तान डोमिनियन जो बने हैं ये ब्रिटिश प्रोविंसेस में से बने हैं। जो बची हुई स्टेट्स हैं यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनके साथ क्या किया, उनको तीन ऑप्शन दिए, या तो आप इंडियन डोमिनियन ज्वाइन कर लीजिए, या तो आप पाकिस्तान डोमिनियन ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहिए। ठीक है, एंड गेव 3 ऑप्शंस टू द प्रिंसली स्टेट्स विच इज ज्वाइनिंग इंडिया। सबसे पहला कि आप अपने आप को इंडिया में इंक्लूड कर लो, दूसरा ज्वाइनिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर अपने आप को इंक्लूड कर लो, या फिर दोनों को ही ज्वाइन ना करो और इंडिपेंडेंट रहो, रिमेनिंग इंडिपेंडेंट। राइट, उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली इंडियन ज्योग्राफी के बाउंड्रीज के अंदर 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, आउट ऑफ द 552 प्रिंसली स्टेट्स सिचुएटेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया, अब जब यहाँ इंडिया बोल रहे हैं तो हम एक तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर 552 प्रिंसली स्टेट्स लगभग थे जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज में थे। उसमें से 549 ने हाँ बोल दिया कि हम इंडिया को ज्वाइन करेंगे। राइट, तो 552 में से 549 यानी कि बस 3 ने ऐसे मना कर दिया था कि हम इंडिया को ज्वाइन नहीं करेंगे। 552 में से 549 ने बोला कि हम इंडिया को ज्वाइन करेंगे। और वो 3 स्टेट्स जिन्होंने मना किया था वो कौन कौन से थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ठीक है, उसके बारे में भी अभी पढ़ते हैं। ज्वाइन इंडिया एंड रिमेनिंग 3 विच इज हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडिया। और ऐसा नहीं कि इन्होंने पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया, ये 3 चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहें। ठीक है, जितने भी इंडियन जोग्राफिकल बाउंड्रीज में थे 552 में से 549 ने इंडिया ज्वाइन कर लिया और 3 ने नहीं किया, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, और उन तीनों ने बोला कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। However, in the course of time, they were also integrated with India. धीरे धीरे इनको भी कुछ ना कुछ करके इंडिया के अंदर इंक्लूड किया गया। कैसे कैसे, हैदराबाद के अंदर तो डायरेक्टली पुलिस कंट्रोल से, पुलिस एक्शन से इंक्लूड कर लिया इंडिया के अंदर।
फिर जूनागढ़ के अंदर क्या हुआ, रेफरेंडम कर दिया, यानी कि लोगों से बोला कि आप क्या चाहते हो, कि आप इंडिपेंडेंट रूलर के साथ रहना चाहते हो या इंडिया के साथ रहना चाहते हो। तो लोगों ने खुद वोटिंग करके इंडिया को ज्वाइन कर लिया, वहाँ पर रेफरेंडम हो गया। और कश्मीर के अंदर क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हो गया, यानी कि वहाँ से पाकिस्तान से जो थे वो एक्सेस करना चाहते थे, ऑक्यूपाई करना चाहते थे कश्मीर को। तो कश्मीर के रूलर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बोला कि आप हमको इंक्लूड कर लीजिए। तो बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमने कश्मीर को भी इंडिया के अंदर इंक्लूड कर लिया। इस तरह से पूरे 552 स्टेट्स जो हैं इंडियन यूनियन के अंदर इंक्लूड हुए, एडमिट हुए। In 1950 the constitution contained a four-fold classification of the states, यानी कि क्या हुआ, जैसे ही हमारा कमेंसमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में, तो चार अलग अलग तरह की स्टेट्स डिवाइड होती हैं। आज तो हमारे पास बस एक सिंपल स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं। उस टाइम पे यूनियन टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट नहीं था, बस पार्ट ए, बी, सी और डी, ये चार तरह की स्टेट्स थी। पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट सी स्टेट्स और पार्ट डी स्टेट्स, राइट। क्लासिफिकेशन ऑन द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज ऑफ इंडियन यूनियन, कौन कौन सी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी टेरिटरीज, ठीक है। इन ऑल द नंबर्ड 29, अगर इस सबको मिला दें, पार्ट ए बी सी डी सारी स्टेट्स को मिला के 29 थी टोटल नंबर इनका, ठीक है। पार्ट ए के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स आती थी, कंप्राइज द 9 अर्स्टवाइल गवर्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब हमने देखा था, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं और दूसरी क्या है, प्रिंसली स्टेट्स हैं। इन ब्रिटिश प्रोविंसेस में भी दो अलग अलग तरह की टेरिटरीज हैं। एक तो है हमारे जो गवर्नर रूल कर रहे हैं डायरेक्टली, जिस तरह स्टेट्स होते हैं, जैसे बंगाल की बड़ी स्टेट है, बॉम्बे की अलग स्टेट है, मद्रास की अलग स्टेट्स है, ये सारी गवर्नर की प्रोविंसेस होती हैं, ठीक है। तो इसमें से लगभग मोर और लेस 9 गवर्नर्स प्रोविंसेस थी। इसके अलावा जो दूसरी टेरिटरीज थी वो हाई कमिश्नर के अंदर आती थी, राइट। वहां पे कोई गवर्नर डायरेक्टली रूल नहीं करता था, एक तरह से थोड़ी छोटी स्टेट्स थी और उसको हाई कमिश्नर के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर वो आती थी, वहां गवर्नर नहीं था। और ऐसी 4 स्टेट्स थी। वो 4 स्टेट्स कौन कौन सी थी, दिल्ली, अजमेर, कूर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक है। कौन कौन सी थी, दिल्ली थी सबसे पहले जो हाई कमिश्नर रूल करता था, फिर अजमेर रूल करते थे, फिर कूर्ग था और ब्रिटिश बलूचिस्तान था। अब जब भी हम बात कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि इंडियन टेरिटरीज जोग्राफिकल रीजन्स के अंदर, तो हम ब्रिटिश बलूचिस्तान को काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि ब्रिटिश बलूचिस्तान तो डायरेक्टली पाकिस्तान के डोमिनियन में चला गया, वो तो इंडिया से जोग्राफिकली भी कनेक्टेड नहीं है। तो हम जो है जब भी हाई कमिश्नर की अब बात करेंगे कि हाई कमिश्नर की स्टेट्स अगर इंडिया में इंक्लूड करी गई, तो ये 3 स्टेट्स जो थी उनको इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो कहने का मेरा रीजन बताने का इतना था कि ब्रिटिश प्रोविंसेस को भी बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया था, जिस तरह से आज हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, जहां पे एक गवर्नर होता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, राइट। उसी तरह से वहां पे क्या था कि जो स्टेट्स थी वो गवर्नर्स प्रोविंसेस थी, बंगाल और मद्रास, बॉम्बे, आगरा, ये सब। और हाई कमिश्नर की स्टेट्स थोड़ी छोटी छोटी स्टेट, जैसे दिल्ली, अजमेर, कूर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, राइट। तो जो पार्ट ए ऑफ द स्टेट्स था, हमने देखा था ना कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया स्टेट्स को। तो जो पहला पार्ट था, पार्ट ए, उसके अंदर क्या क्या था, 9 अर्स्टवाइल गवर्नर्स प्रोविंसेस, जो गवर्नर की प्रोविंसेस थी ना, उनमें से 9 जो थी प्रोविंसेस वो इंक्लूड कर ली इसके अंदर। पार्ट बी स्टेट्स कौन कौन सी थी, कंसिस्टेड ऑफ 9 अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स विद लेजिस्लेचर्स। हमने क्या किया, ए के अंदर तो सारी की सारी गवर्नर प्रोविंसेस डाल दी, बी के अंदर 9 क्या क्या डाली हमने, जो अभी अभी रिसेंटली प्रिंसली स्टेट्स ने अग्री किया है कि हम इंडिया को ज्वाइन कर रहे हैं, उनमें से 9 बड़ी बड़ी जो स्टेट्स थी प्रिंसली स्टेट्स, उनको पार्ट बी के अंदर डाल दी, ठीक है। तो पार्ट ए के अंदर गवर्नर्स प्रोविंसेस और पार्ट बी के अंदर प्रिंसली स्टेट्स, जिनके लेजिस्लेचर्स नहीं अपने खुद के। पार्ट सी के अंदर स्टेट्स कंसिस्टेड ऑफ अर्स्टवाइल चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, उसको हाई कमिश्नर, चीफ कमिश्नर आप कुछ भी कह सकते हो। तो पार्ट सी के अंदर क्या क्या था, पार्ट सी के अंदर ये जो हमने बोला हाई कमिश्नर की या फिर चीफ कमिश्नर की जो प्रोविंसेस थी वो थी कौन कौन सी, दिल्ली थी, अजमेर थी, कुर्ग थी, और उसके अलावा एंड सम ऑफ द अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स। और जो बची हुई प्रिंसली स्टेट जो हमने बी में इंक्लूड नहीं करी हैं वो हमने सी में डाल दी। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, ए के अंदर थी सारी गवर्नर्स प्रोविंसेस, बी के अंदर थी हमारी सारी प्रिंसली स्टेट्स जिनका खुद का लेजिस्लेचर था, और सी के अंदर हमारी थी हाई कमिश्नर या चीफ कमिश्नर की स्टेट्स प्लस थोड़ी थोड़ी प्रिंसली स्टेट जो हमने बी में इंक्लूड नहीं करी हैं। दीज सी स्टेट्स इन ऑल 10 इन नंबर वर सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड, यानी कि ए और बी के अंदर तो फेडरल स्ट्रक्चर से डिवीजन कर दिया पावर का, सी के अंदर हमने जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की कोशिश करी, कोई स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल नहीं करेगी, जो सुप्रीम कंट्रोल होगा वो सेंटर का ही होगा। और डी टाइप स्टेट जो थी उसमें बस एक इंक्लूड करा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को, ठीक है।
द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर केप्ट एज द सॉलिटरी पार्टी टेरिटरीज। तो ये भी हमने देख लिया कि कौन से पार्ट में कितनी कितनी स्टेट्स थी। सबसे पहले ए पार्ट में कितनी थी, 9 स्टेट्स थी, वो 9 गवर्नर्स प्रोविंसेस थी। बी पार्ट में क्या थी, 9 प्रिंसली स्टेट्स थी। सी पार्ट में क्या थी, टोटल 10 थी, जिसमें जो है हाई कमिश्नर की 3 थी और 7 प्रिंसली स्टेट्स थी। और डी के अंदर एक थी बस, अंडमान एंड निकोबार। इन सबको अगर आप ऐड करो 9 है 9 18, 28 और प्लस 29, टोटल 29 नंबर हो जाता है, जो हमने देखा ही था। टोटली नंबर 29। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज धर कमीशन एंड जेवीपी कमिटी। ठीक है, द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद द रेस्ट ऑफ इंडिया हैज प्योरली एन एडहॉक अरेंजमेंट। यानी कि जो हमने प्रिंसली स्टेट्स को इंक्लूड किया था इंडिया के अंदर, वो बहुत जल्दी में किया था। एडहॉक का मतलब एट द स्पर ऑफ अ मोमेंट। उस टाइम पे हमको, हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम डिफाइन करें कि हाँ हाँ ये एरिया इसके पास जाएगा, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ये स्टेट अलग होना चाहिए, थोड़ा सा एरिया यहाँ पे होना चाहिए। हमने बहुत जल्दी के चक्कर में जल्दी से उनको इंटीग्रेट कर दिया और जल्दी जल्दी अरेंजमेंट कर दिया। ठीक है, और अगर इस तरह से अरेंजमेंट होगा तो लोग थोड़ा रिवोल्ट करेंगे, क्योंकि वो चाहते थे जो डिवीजन हो वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो। और गवर्नमेंट चाहती थी, हम चाहते थे कि क्या करना चाहिए, जो भी डिवीजन हो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे हो, कि हमको रूल करने में थोड़ी आसानी हो, चाहे लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटीज में थोड़ी होमोजेनिटी रह भी जाए। और वो क्या चाहते थे कि हमारी कल्चरल आइडेंटिटी, हमारी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एक होमोजीनियस फॉर्म करनी चाहिए एक स्टेट के अंदर। वो चाहते थे कि हम यूनी लिंग्विस्टिक बेसिस पे करें, कि मान लो एक लैंग्वेज के सारे लोग एक लैंग्वेज बोलने वाले सारे लोग एक स्टेट के अंदर आ जाएं। बट ये पॉसिबल नहीं था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। तो बार बार कंटिन्यूसली हिस्ट्री के अंदर जो इंडियन स्टेट्स बनाने के लिए या फिर लिंग्विस्टिक बेसिस पे इंडियन स्टेट्स बनाने के लिए रिवोल्ट होता है इंडिया के अंदर, और हम धीरे धीरे पॉलिटिकल मैप को इस बेसिस पे चेंज करते रहते हैं। ठीक है, और जो कमिटीज बनाई जाती हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि किस बेसिस पे कि क्या लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती, उन कम्युनिटीज़ को या उन कमीशंस को अब हम पढ़ेंगे। जैसे हम देखेंगे एस के धर ने सबसे पहले अपनी कमीशन बनाई थी, फिर हम देखेंगे जेवीपी कमेटी, फिर इसी तरह से हम फैजल अली कमेटी देखेंगे आगे। ऑलराइट, तो इनका बेसिक काम क्या है, ये देखना कि क्या लिंग्विस्टिक स्टेट्स बन सकती हैं इंडिया में, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है, और अगर है तो हमको किस बेसिस पर उनका डिवीजन करना चाहिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये हमने देख ही लिया कि जो प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना था वो बहुत जल्दी इंक्लूड किया। There has been a demand from different regions, particularly South India, for reorganization of states on linguistic basis. ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बार बार टाइम में अगेन एंड अगेन जो रीजन्स थे एक्सपेशली साउथ इंडिया के अंदर, वो बार बार रिवोल्ट कर रहे थे, वो बार बार डिमांड कर रहे थे कि हमको लिंग्विस्टिक बेसिस पे अपनी खुद की स्टेट चाहिए। आप स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करो, ये ABCD वाला सिस्टम जो पार्ट है आपने करा है ये थोड़ा गलत है, इससे लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी हमारी मेंटेन नहीं हो रही है, और आप अपना पॉलिटिकल मैप को चेंज करो। अकॉर्डिंगली इन जून 1948 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ SK धर। अब हुआ क्या, जून 1948 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रही थी कि बार बार रिवोल्ट्स हो रहे हैं, डिमांड्स हो रहे हैं साउथ इंडिया में कि स्टेट्स आप रीऑर्गेनाइज करो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर। तो इस इशू को देखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई, एक कमीशन बनाई, जिसका नाम दिया लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। ठीक है, और उसके चेयरमैन किसको बनाया, SK धर साहब को बनाया, इसलिए इसको हम पॉपुलरली धर कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि SK धर इसके चेयरमैन थे। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ SK धर। क्यों, टू एग्जामिन द फीजिबिलिटी ऑफ दिस, कि क्या ये चीज़ कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमको स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्या ये चीज़ फीजिबल है भी या नहीं। राइट, द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन दिसंबर 1948। 3-4 महीने काम अच्छे से करने के बाद जून में वो बनी थी और दिसंबर में उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। राइट, जून 1948 में वो बनी और दिसंबर 1948 में धर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, और उन्होंने बोला क्या, एंड recommended the reorganization of states on the basis of administrative convenience rather than linguistic factor। उन्होंने साफ साफ खारिज कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स रीऑर्गेनाइज नहीं हो सकती। गवर्नमेंट को बस एक फैक्टर ध्यान में देना है, वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कि क्या आप अच्छे से उस एरिया को रूल कर पाओगे ढंग से, उसका फायदा होगा एडमिनिस्ट्रेटिवली। अगर ये चीज़ फुलफिल हो जाती है तो हम उसी हिसाब से स्टेट्स बनाएंगे, और लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बनाना फीजिबल नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया धर कमीशन ने कि लिंग्विस्टिक फैक्टर कंसीडर नहीं करना।
ठीक है। दिस क्रिएटेड मच रिजेंटमेंट, इसकी वजह से जब लोगों को पता लगा कि धर कमीशन ने भी मना कर दिया तो उन्होंने और रिवोल्ट करना शुरू किया और डिमांड करना शुरू किया और स्ट्रांगली, एंड लेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमिटी। तो गवर्नमेंट फिर से फोर्स हो गई कि हम धर कमीशन के रिकमेंडेशन को कंप्लीटली फॉलो ना करें और फिर से एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी बनाएं। और अब क्योंकि इस टाइम तक जो है रिवोल्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और बहुत डीप होने शुरू हो गए थे, तो गवर्नमेंट को, कांग्रेस को लगा कि यार अब अगर इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं तो हमको बहुत ज़्यादा फेमस लोग और बहुत ज़्यादा केपेबल लोगों की कमीशन बनाना चाहिए। तो उन्होंने अब कमेटी बनाई JVP कमेटी। ठीक है, JVP में जे जो है वो जवाहरलाल नेहरू के लिए है, वी जो है वो वल्लभ भाई पटेल के लिए है, और पी जो है वो पट्टाभी सीतारामैया के नाम के लिए, जो साउथ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे उस टाइम पे वहाँ पे कांग्रेस के अंदर। ठीक है, तो दूसरी लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी बनाती है कांग्रेस बाय कांग्रेस इन दिसंबर 1948 इटसेल्फ। अब 1948 में ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी धर कमीशन ने, और उसी मंथ उन्होंने फिर से एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी बना दी, JVP कमेटी, टू एग्जामिन द होल क्वेश्चन अफ्रेश, कि फिर से चीज़ों को फ्रेशली देखना, कंसिडर करना कि क्या लिंग्विस्टिक फैक्टर हम कंसिडर कर सकते हैं। इट कंसिस्टेड ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया, एंड हेंस वाज पॉपुलरली नोन एज JVP कमेटी। और इन तीनों, जो ये 3 मेंबर्स थे JVP कमेटी के, इनमें से कोई भी चेयरमैन नहीं था, तो इसलिए कोई भी चेयरपर्सन या कोई हेड नहीं था इस कमेटी का, ये तीनों इक्वल पोजीशन होल्ड करते थे, ये तीनों लोग। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अप्रैल 1949, दिसंबर 1948 में बनी, कुछ महीने इसने फिर से काम किया, और अप्रैल 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, और इसने भी वही बात बोली जो धर कमीशन ने बोला था, एंड फॉर्मली रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इनका भी कंक्लूजन यही आया कि लैंग्वेज या फिर लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम स्टेट्स को डिवाइड नहीं कर सकते, बस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ही सबसे सही तरीका है, सबसे फिजिबल तरीका है स्टेट्स को डिवाइड करने का। ठीक है, तो जो धर कमीशन ने बोला था वही चीज़ JVP कमेटी ने बोली कि हम जो है उनकी डिमांड्स पूरी कर ही नहीं सकते, वो फिजिबल ही नहीं है। ठीक है, हाउएवर इन अक्टूबर 1953, अब जो लोग थे वहाँ पे फिर से नहीं मान रहे थे, उनको ये बात समझ ही नहीं आती कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीजन बहुत मुश्किल है और फीजिबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए, बट वो फिर से और डिमांड स्ट्रांगली करना शुरू कर दिया उन्होंने। और फाइनली अक्टूबर 1953 के अंदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स्ड टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट नोन एज आंध्रा स्टेट। इतने रिवोल्ट्स होने की वजह से 1953 अक्टूबर में गवर्नमेंट फोर्स हो गई, कांग्रेस फोर्स हो गई कि हमको सबसे पहली एक लिंग्विस्टिक स्टेट तो बनानी होगी, और सबसे पहली बनने वाली लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सी थी? आंध्रा स्टेट। ध्यान से देना, इसमें अभी आंध्र प्रदेश नहीं लिखा क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश बना नहीं है। बाद में जब इसके अंदर हम हैदराबाद इंक्लूड कर देंगे, तेलुगु स्पीकिंग हैदराबाद, तो ये आंध्रा प्लस हैदराबाद आंध्र प्रदेश बन जाएगा। अभी बस एक पहले लिंग्विस्टिक स्टेट बनी है, आंध्रा स्टेट। ठीक है, और ये कैसे बनी है? बाय सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द मद्रास स्टेट। जो आज प्रेजेंट है तमिलनाडु स्टेट है, उस टाइम पे उसको मद्रास स्टेट बोलते थे। मान लो कि ये अगर तमिलनाडु है या मद्रास है, तो इसमें अपर नॉर्थ के अंदर कुछ ऐसे लोग रहते थे जो तेलुगु बोलते थे, और तेलुगु लोग जो हैं वो आंध्र प्रदेश को बिलोंग करते हैं आज प्रेजेंट में। इसलिए क्या किया गया, ये मद्रास स्टेट को डिवाइड किया गया। जितने भी ऊपर जो नॉर्थ नदर्न एरियाज में जितने भी तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे, उन लोगों का एक अलग से स्टेट बना दिया जिसका नाम रखा आंध्रा स्टेट, और ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया जाने वाला सबसे पहला स्टेट था। इससे पहले जो भी स्टेट्स बनाए थे उनको एडहॉक जल्दी जल्दी ऐड कर लिया गया था प्रिंसली स्टेट्स को, और हमने ABCD पार्ट डिवीजन में देखा था। अब सबसे पहली बार कोई लिंग्विस्टिक बेसिस पे या लैंग्वेज के बेसिस पे कोई स्टेट अगर बना था वो आंध्रा स्टेट था। और कब बना था? अक्टूबर 1953 के अंदर। दिस फॉलोड अ प्रोलॉन्ग्ड पॉपुलर एजिटेशन। और आप सोचो कि जब 2 कमिटीज ने, SK धर कमेटी ने और उसके बाद JVP कमेटी ने, दोनों ने मना कर दिया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर नहीं हो सकता, फिर भी गवर्नमेंट फोर्स हो गई लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा ही रिवोल्ट कर दिया होगा, तभी गवर्नमेंट फोर्स हुई कि हमको जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाना पड़ेगा, डिस्पाइट दैट SK धर कमेटी और JVP कमेटी ने मना किया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे या लैंग्वेज के बेसिस पे हम कंसिडरेशन नहीं कर सकते रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का। ठीक है, दिस फॉलोड अ प्रोलॉन्ग पॉपुलर एजिटेशन एंड डेथ ऑफ पोट्टी श्रीरामुलु, a congress person of standing after a 56th day hunger strike for the cause। जो ये श्रीरामुलु सर थे, ये कांग्रेस के वो थे, कांग्रेस पर्सन ऑफ स्टैंडिंग। उन्होंने 56 डे हंगर किया था, राइट, 56 डे हंगर स्ट्राइक किया था 56 डे तक, और 56 डे ही उनकी डेथ हो गई थी। एंड एज आफ्टर मार्थ ऑफ द डेथ, यानी कि उसके कॉन्सिक्वेंस में
लोग इतने ज़्यादा रिवोल्ट और इतने ज़्यादा ऑप्रेसिव हो गए कि कांग्रेस फोर्स हो गई, गवर्नमेंट फोर्स हो गई पहली लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्रा स्टेट बनाने के लिए। ठीक है, तो उनकी डेथ के बाद हुआ क्या कंक्लूजन कि आंध्रा स्टेट फॉर्म हो गई। ठीक है, ये 2 कमीशंस तो हो गई थी, हमने पढ़ ली। इसके बाद भी जो है लोग जो थे या स्टेट्स जो थे और डिमांड कर रहे थे, और फोर्सफुली डिमांड कर रहे थे, तो इसलिए गवर्नमेंट फोर्स हुई कि हम एक नई कमीशन बनाए, फजल अली कमीशन। ठीक है, तो वो उसका भी मेन रीजन वही था, टू एग्जामिन कि क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम बना सकते हैं स्टेट्स, क्या उसकी फिजिबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, द क्रिएशन ऑफ आंध्रा स्टेट इंटेंसिफाइड द डिमांड फ्रॉम अदर रीजन्स फॉर क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। अब लोगों ने देखा साउथ इंडिया के और लोगों ने कि आंध्र, अगर लोग बहुत ज़्यादा रिवोल्ट करते हैं तो गवर्नमेंट फोर्स हो जाती है लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बनाने का। और उन्होंने देखा कि आंध्र स्टेट तो बन गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश में या फिर उस टाइम पे आंध्र तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने बहुत ज़्यादा रिवोल्ट किया था, तो लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिला और इंटेंसली उन्होंने जो डिमांड करना शुरू कर दिया, रीजन्स अब डिवाइड करो या क्रिएट करो स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ठीक है, आंध्रा ने एक तरह से इंस्पिरेशन दे दिया और लोगों को साउथ इंडिया में कि वो भी और ज़्यादा डिमांड करेंगे, जिससे उनका भी जो एरिया है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड हो जाए। दिस फोर्स्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट इन दिसंबर 1953। अब आप देखो क्रोनोलॉजी ध्यान से समझना कि अक्टूबर 1953 के अंदर तो आंध्रा बना, उसके कुछ टाइम बाद ही 2 महीने बाद ही दिसंबर 1953 के अंदर गवर्नमेंट फोर्स हो गई फजल अली कमीशन बिठाने के लिए। ठीक है, तो दिसंबर 1953 के अंदर a 3-member states reorganization commission under the chairmanship of Fazal Ali to re-examine the whole question। यानी कि 53 के अंदर, दिसंबर 1953 के अंदर फिर से कमीशन बिठाई, जिसका हेड कौन रखे, अब चेयरमैन कौन थे, फजल अली थे, इसलिए इसको फजल अली कमीशन बोलते हैं। कि इस चीज को फिर से अफ्रेश दोबारा से कंसिडर कर लो कि क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पे अब हम फिर से बना सकते हैं। इट्स अदर 2 members वर के.एम. पानिकर एंड एच.एन. कुंजरू। ठीक है, ये 2 और फजल अली के अलावा जो लोग थे कमेटी के अंदर थे। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन सितंबर 1955। इसने अच्छे से टाइम लिया। हमने देखा सबसे पहले एस के धर जो कमेटी थी उसने, वो भी जून 1948 में फॉर्म हुई थी और उसने दिसंबर 1948 में दे दिया था, कुछ महीने लिए थे। फिर दिसंबर 1948 में फॉर्म होने वाली एस के जेवीपी जो कमेटी थी उसने भी अप्रैल 1949 के अंदर दे दिया था, राइट। तो दोनों ने कुछ लगभग 2-3 महीने लिए थे, बट फजल अली कमीशन ने लगभग 2 साल पूरे अच्छे से लिए और 53 के अंदर वो बनी और 55 में उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और ब्रॉडली मोर और लेस उसने एक्सेप्ट कर लिया कुछ ना कुछ करके कि लैंग्वेज को हम कंसीडर कर सकते हैं एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो पहली बार ऑफिशियली ये चीज़ कंसीडर हो गई या फिर अग्री हो गई कि हाँ लैंग्वेज कंसीडर हो सकता है, कि लैंग्वेज एक बेसिस हो सकता है, एक फैक्टर हो सकता है इन द डिविजन और क्रिएशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, बट इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ 1 लैंग्वेज 1 स्टेट। बट उसने साफ साफ मना कर दिया कि एक लैंग्वेज और एक स्टेट, ये थ्योरी जो है वो साथ में नहीं रह सकती। कहने का मतलब है कि अब इतनी सारी लैंग्वेजेस है इंडिया के अंदर, छोटी छोटी लैंग्वेजेस हर एरिया के अंदर, तो हम इतने ज़्यादा डिवीजन तो कर नहीं सकते लैंग्वेज बेसिस पे। कुछ लैंग्वेजेस जो हैं या कुछ कल्चरल होमोजेनिटी साथ में भी रह सकती है, कि मान लो 2-3 लैंग्वेजेस साथ, एक उनका एक ओरिजिन है तो उनको साथ में एक क्लब कर दिया एक स्टेट के लिए, फिर 2-3 लैंग्वेजेस है उनको एक साथ क्लब कर दिया एक स्टेट के अंदर। हर लैंग्वेज का अपना खुद का स्टेट नहीं हो सकता, ये उसने मना कर दिया। ऑल्दो मोर और लेस उसने लैंग्वेज को फिर भी कंसीडर कर लिया कि हाँ लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं स्टेट्स को। Its view was that the unity of India should be regarded as the primary consideration in any redrawing of country's political units। उसने साफ साफ बोल दिया कि ऑल्दो हम लैंग्वेज को कंसिडर तो कर रहे हैं, बट लैंग्वेज जो है वो सेकेंडरी फैक्टर है। हमारा प्राइमरी फैक्टर या प्राइमरी कंसिडरेशन क्या होना चाहिए कि देश के अंदर, इंडिया के अंदर जो है यूनिटी और इंटेग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए, राइट। दैट द यूनिटी ऑफ इंडिया जो है वो रिगार्ड करी जाएगी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्राइमरी कंसिडरेशन इन एनी रीड्रॉइंग ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल यूनिट्स। ठीक है, कि हम कंट्री को जो भी किसी भी पॉलिटिकल यूनिट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उसके लिए इंटेग्रिटी और यूनिटी ऑफ इंडिया वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो वायलेट हो रही है तो फिर हम लिंग्विस्टिक बेसिस को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इट आइडेंटिफाइड 4 मेजर फैक्टर्स दैट कैन बी टेकन इनटू अकाउंट इन एनी स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। उसने 4 अलग अलग फैक्टर्स बनाए या फिर 4 अलग अलग कंसिडरेशंस बनाए कि इन 4 चीज़ों का आप ध्यान रखो और फिर आप जो है रीऑर्गेनाइज करो स्टेट्स को। तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन के लिए 4 फैक्टर क्या क्या कंसिडर करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। सबसे पहला
प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, कि इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि हमारे देश में जो यूनिटी है, उसकी अखंडता है और उसकी सिक्योरिटी है, वो अगर कहीं भी वायलेट हो रही है तो हम किसी भी तरह का लिंग्विस्टिक बेसिस पे कोई भी डिवीजन, किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश की यूनिटी और सिक्योरिटी मेंटेन रहनी चाहिए और स्ट्रेंथन होनी चाहिए। दूसरा, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, ये तो उसका काम था ही कि मोर और लेस लैंग्वेज को कंसिडर करना और कल्चर को कंसिडर करना एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के लिए या स्टेट्स डिवीजन या रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो लैंग्वेज को उसने कंसिडर कर लिया। यही तो इतने टाइम से लोग चाह रहे थे कि ये वाला फैक्टर आ जाए इस लिस्ट ऑफ फैक्टर्स के अंदर कि लैंग्वेज और कल्चर भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो, तो ये उन्होंने डाल दिया। फिर फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस, कि बस कल्चर और लैंग्वेज के बेसिस पे आप डिवीजन नहीं कर सकते, उसके साथ साथ आपको और चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या कि देश का या उस स्टेट का इकोनॉमी या फिर उस स्टेट की जो फाइनेंसेस हैं वो ढंग से मैनेज हो जाए, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन भी आपको देखना पड़ेगा। और फिर फोर्थ, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज अ होल, कि एक स्टेट के अंदर अगर लोग रह रहे हैं तो उनकी डुअल उनको राइट्स देखने को मिले। एक, सबसे पहले तो स्टेट भी उस पर ध्यान दे और दूसरा जो है सेंटर भी उस पर ध्यान दे, और उनका वेलफेयर अकॉर्डिंगली साइमल्टेनियसली प्रमोट होता रहे और प्लान होता रहे बाय द स्टेट एज वेल एज द नेशन एज अ होल। ठीक है। The commission suggested the abolition of fourfold classification of states and territories under the original constitution. फजल अली कमीशन ने सबसे पहली बार वो जो पार्ट ABCD हमने पढ़ा था ना, 4 डिवीजन कर दिया था स्टेट्स का, पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, सी स्टेट्स और डी स्टेट्स, इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को ही रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला कि इसको कंप्लीटली आप हटाओ, इन टेरिटरीज को हटाओ और सिंपल कॉन्सेप्ट रखो स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज का। ये किसने बोला था, ध्यान रखना, फजल अली कमीशन, जो 1953 के अंदर अपॉइंट करी गई थी। ठीक है। द कमीशन ने सजेस्ट किया कि हम फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स ABCD में उसको अबॉलिश कर दें और टेरिटरीज को अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, और ये हमने कहाँ अडॉप्ट किया था, 1950 में सबसे पहली बार ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ABCD ही डिवीजन था, यानी कि फोरफोल्ड डिवीजन था, उसको हटाने को फजल अली कमीशन ने बोल दिया। और उसकी जगह हमको क्या करना चाहिए, क्रिएशन ऑफ 16 स्टेट्स एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज, यानी कि क्या बोला कि स्टेट्स आप रखो 16 और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड एरियाज रखो, या सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज। ये सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज का मतलब इनको, जिसको हम आज यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, कि जिसमें डायरेक्ट कंट्रोल जो है सेंटर का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है। तो क्या बोला कि 16 स्टेट्स होनी चाहिए और 3 इस टाइम पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज रखो। अब इतना ज़्यादा अगर चेंजेस होना पड़ेगा पॉलिटिकल मैप के लिए तो उसको बहुत बड़ा एक्ट लाना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इसीलिए अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड दीज रिकमेंडेशंस विद सर्टेन माइनर मॉडिफिकेशंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ माइनर मॉडिफिकेशन करके फजल अली रिकमेंडेशंस में उसको मोर और लेस एक्सेप्ट कर लिया। और एंड बाय द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्ट ऑफ 1956, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1956 का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके अकॉर्डेंस में ये फोरफोल्ड सिस्टम जो था कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया, और सबसे पहली बार स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का कंसेप्ट ऑफिशियली लागू कर दिया गया इंडिया के अंदर, राइट। एंड द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, द डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी स्टेट्स वॉज डन अवे, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी जो स्टेट्स थी उनके बीच में जो डिस्टिंक्शन था, जो डिवीजन था, उसको खत्म कर दिया गया। इनको साथ में क्लब कर दिया, ए और बी जो स्टेट्स थी एक ही ग्रुप के अंदर आ गई, और पार्ट सी स्टेट्स वर अबॉलिश्ड, और जो सी स्टेट्स थी उनको तो अबॉलिश ही कर दिया। अब ध्यान देना किया क्या है, ए और बी को अबॉलिश नहीं किया है, ए और बी अपनी अपनी अलग अलग हैं बट उनको एक ही ग्रुप में क्लब कर दिया, उनमें जो भी डिवीजन था वो डिवीजन ही रखा गया। बट सी स्टेट्स में जो सी पार्ट था उसमें जितनी भी स्टेट्स थी उन सबको अबॉलिश ही कर दिया। अबॉलिश करने का मतलब उनके एरियाज ए और बी के अंदर इंक्लूड करना शुरू कर दिए, थोड़ा इसके अंदर डाल दिया, कोई और थोड़ा और एरिया किसी और स्टेट के अंदर डाल दिया, और पार्ट सी के सारे स्टेट्स की इंडिविजुअल आइडेंटिटी अबॉलिश कर दी। सम ऑफ देम वर मर्ज्ड विद एडजेसेंट स्टेट्स, कुछ को तो एडजेसेंट स्टेट्स के साथ ही मर्ज कर दिया गया, एंड सम अदर वर डेजिग्नेटेड एज यूनियन टेरिटरीज, और कुछ को क्या पोजीशन दे दी, यूनियन टेरिटरीज की पोजीशन दे दी। As a result, 14 states and 6 union territories were created on November 1, 1956. अब आप ये देखो कि वहाँ पे जो है 16 और 3 बोला था, फजल अली कमीशन ने बोला था कि आप 16 स्टेट्स बनाओ और 3 यूनियन टेरिटरीज बनाओ, बट स्टेट ने, हमने देखा था कि कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस करे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, 1956 का जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसका रिजल्ट ये था कि 14 तो स्टेट्स बन गई और 6 यूनियन टेरिटरीज बन गई। ठीक है।
एंड क्रिएटेड ऑन व्हाट डेट, इसको भी याद रखना, November 1, 1956। ये जो 1956 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था एस्टैब्लिश द न्यू स्टेट ऑफ केरला बाय मर्जिंग द त्रावणकोर कोचीन स्टेट विद द मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास स्टेट। सबसे पहले इसने क्या काम किया, एक नया स्टेट बनाया केरला का, और वो कैसे बनाया, जो त्रावणकोर कोचीन स्टेट था, ठीक है, जो पार्ट सी के अंदर था, उसको मालाबार डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ दिया मद्रास स्टेट का। तो तमिलनाडु स्टेट के अंदर से या जो मद्रास स्टेट के अंदर से जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट था वो रीजन उठाया, और उसके अलावा त्रावणकोर कोचीन स्टेट उठाया, इन दोनों को मर्ज करके केरला बना दिया, ठीक है। एंड कैसरगोडे ऑफ साउथ कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, और इसके अलावा मद्रास स्टेट के अलावा इन दो एरियाज के अलावा और क्या इंक्लूड किया, कैसरगोड स्टेट जो था साउथ कन्नड़ का, इन तीनों को इंक्लूड करके उन्होंने केरला बना दिया। It merged the Telugu speaking areas of Hyderabad state with the Andhra state to create the Andhra Pradesh state। हमने देखा था ना सबसे पहले 1953 के अंदर बनने वाला द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा था, आंध्रा स्टेट था, अभी आंध्र प्रदेश नहीं बना। आंध्रा स्टेट के अंदर तेलुगु स्पीकिंग लोग थे जो हमने मद्रास स्टेट से अलग किए थे। इसके अलावा और भी तेलुगु स्पीकिंग लोग थे जो हैदराबाद स्टेट के अंदर थे। तो हैदराबाद स्टेट में और जो आंध्रा स्टेट में जितने भी तेलुगु लोग थे उन सबको आपस में क्लब कर दिया और बनाया सबसे पहला आंध्र प्रदेश स्टेट, ठीक है। फर्दर इट मर्ज्ड द मध्य भारत स्टेट, विंध्य प्रदेश स्टेट एंड भोपाल स्टेट इनटू द मध्य प्रदेश स्टेट। मध्य प्रदेश स्टेट कहाँ से बना, मध्य भारत स्टेट से, विंध्य प्रदेश स्टेट से और भोपाल स्टेट से, इन तीनों को मिला के क्या बना दिया, मध्य प्रदेश स्टेट। सिमिलरली इट मर्ज्ड द सौराष्ट्र स्टेट एंड कच्छ स्टेट इनटू दैट ऑफ द बॉम्बे स्टेट। अब क्या किया, जो बॉम्बे स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, गवर्नर प्रोविंस था, उसके अंदर सौराष्ट्र स्टेट उठाया और कच्छ स्टेट उठाया, इन दोनों को इंक्लूड कर दिया और बॉम्बे स्टेट को और बड़ा कर दिया। द कूर्ग स्टेट इनटू द मैसूर स्टेट। कूर्ग स्टेट को हमने देख लिया था, क्या था, हाई कमिश्नर का प्रोविंस था, उसकी स्टेट को कहाँ इंक्लूड कर दिया, मैसूर स्टेट के अंदर बना दिया। द पटियाला एंड द ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, जिसको हम पेप्सू बोलते हैं, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, इसको हमने कहाँ इंक्लूड कर दिया, पंजाब स्टेट के अंदर डाल दिया। उसी तरह से अजमेर, हमको पता है दिल्ली, अजमेर, कूर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, चार हमारे हाई कमिश्नर प्रोविंसेस थे, उसमें से अजमेर स्टेट जो था उसको राजस्थान में इंक्लूड कर दिया। मोर ओवर इट क्रिएटेड द न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ लैकेडिव, मिनिकॉय एंड एमेंडिव आइलैंड्स। ये तीन आइलैंड्स कौन कौन से थे, जो बाद में लक्षद्वीप आइलैंड्स बनेंगे, ठीक है। इस टाइम पे वो रिसेंटली ही लक्षद्वीप आइलैंड्स का कंसेप्ट आया था इंडिपेंडेंस के बाद में। उस टाइम पे ये तीन अलग अलग इंडिविजुअल आइलैंड्स के नाम से जाने जाते थे, लैकेडिव, मिनिकॉय और अमेंडिवी। ये तीन आइलैंड्स को क्लब करके आज हम प्रेजेंट डे में लक्षद्वीप आइलैंड्स बोलते हैं, और इन तीन आइलैंड्स को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया अंडर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 फ्रॉम द टेरिटरी डिटैच्ड फ्रॉम मद्रास स्टेट। और ये तीन आइलैंड जो थे ये पहले कहाँ आते थे, मद्रास स्टेट का ही पार्ट थे, बट अब उसको मद्रास स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से अलग किया और अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया।